हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विच आर यूज्ड इन फिजिक्स, और उसमें हमारा है कैलकुलस। और कैलकुलस मैथमेटिक्स का पार्ट है, ब्रांच है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है ना। ये जनरली डिराइव किया गया था न्यूटन द्वारा, और इसलिए किया गया था ताकि फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव किया जा सके, है ना। फिजिक्स में बहुत सारे लॉ है, उसको डिराइव किया जा सकते, एक्सप्लेन किया जा सके, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सके। ओके, अब इसी को बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे रेंज में डिराइव किया है, और बहुत इसका रेंज हो गया है कैलकुलस का। लेकिन हम लोग यहाँ फिजिक्स में जितना यूज हो रहा होगा वही हायर सेकेंडरी में उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। जो हायर सेकेंडरी दैट मीन्स 11th और 12th में जितना हमारा यूज होने वाला है उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, हम लोग फिजिक्स में इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि लगभग फिजिक्स के हर एक चैप्टर में इसका यूज होने वाला है डिफ्रेंसिएशन का। यानी फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले जो डिराइव्ड होंगे, बहुत सारे लॉ डिराइव्ड होंगे, थ्योरी को अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे वो सारे कैलकुलस के थ्रू ज़्यादा अधिकतर होंगे। कैलकुलस में डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे, जस्ट मोशन से ही हमारा ये डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को मैथ जैसा पूरा एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ना है, डिफ्रेंसिएशन को समझना करना है कैसे वो हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन होता क्या है अगर बोलेंगे तो सबसे पहले दिमाग में अगर आना चाहिए सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन सुन के, तो हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि चेंज। डिफ्रेंसिएशन मतलब चेंज, और कैसा चेंज? वेरी स्मॉल चेंज। वेरी स्मॉल चेंज वही हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है। यानी डिफ्रेंसिएशन में हम लोग करते हैं किसी एक वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग, मैं एग्जांपल में बता देता हूँ कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है और ये व्हीकल ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है देखेंगे तो उसका इस पोजीशन से x के तरफ डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका हाइट क्या होता है, बढ़ते जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या बता सकते हैं कि हाइट इंक्रीजेज विथ डिस्टेंस। हाइट इंक्रीजेज विथ डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते जाएगा वैसे वैसे उसका हाइट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसका हाइट बढ़ रहा है टाइम के साथ, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका हाइट बढ़ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल फिर से देखते हैं हम लोग कि कोई बॉल है, ये बॉल क्या हो गया, ऊपर जा रहा है। बॉल को हम लोग ऊपर थ्रो किए और फिर वो उसी डायरेक्शन में नीचे आने लगा। फिर से हम लोग देखते हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका हाइट धरती से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, फिर यहाँ के बाद फिर ये घटने लगेगा। मतलब समय के साथ इसके हाइट में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो डिफ्रेंसिएशन वही होता है, चेंज। लेकिन जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन का बात करते हैं तो इसमें बहुत स्मॉल चेंजेज को हम लोग कंसीडर करते हैं, एकदम माइन्यूट चेंज, एकदम थोड़ा से थोड़ा चेंज को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज, जैसे यहाँ हाइट एक वेरिएबल होगा और डिस्टेंस दूसरा वेरिएबल हो गया। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, वैसे ही इसका हाइट टाइम के साथ भी इंक्रीज कर रहा है। तो हाइट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, एक हाइट वेरिएबल हो गया और दूसरा हमारा वेरिएबल हो गया टाइम। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट इसका बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा क्या, यहाँ पे भी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल हाइट हो गया और दूसरा वेरिएबल टाइम हो गया। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके। ठीक है, तो मैंने बोला डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन में मतलब होता है चेंज। अब हम लोग चेंज देखते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वाई मैं लिखता हूँ, डेल्टा, ये जो वर्ड है डेल्टा, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD होता है, Z तक होता है, वैसे ही हमारे पास हिंदी का अल्फ़ाबेट क ख ग घ अ आ ई, ये सब हिंदी के अल्फ़ाबेट है। वैसे ही हमारा ग्रीक अल्फ़ाबेट ये डेल्टा है, और ये यूज होता है सिंबल, ग्रीक अल्फ़ाबेट सिंबल की तरह यूज करते हैं हम लोग साइंस में।
और यहाँ पे डेल्टा जो यूज होता है वो जनरली चेंज के लिए यूज होता है, इसका मतलब होता है चेंज। दैट मीन्स अगर किसी के साथ अगर डेल्टा लग जाता है, जैसे यहाँ पे डेल्टा वाई लगा हुआ है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, चेंज इन वाई। इसको हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन वाई। वाई में कितना चेंज आया ये हम लोग पढ़ेंगे। सिमिलर इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1। सिमिलरली अगर लिखा रहे डेल्टा वी, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे चेंज इन v, v में चेंज, यानी कि v2 माइनस v1। सिमिलरली अगर यहाँ पर लिखा रहे डेल्टा t, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन t, यानी t2 माइनस t1। यानी जो भी चीज़ अगर डेल्टा लग जाता है इसका मतलब होता है चेंज, और वैसा चेंज जो विजिबल हो, जो हम लोग को दिखाई दे, हम लोग को पता चल जाए, है ना, तो वो चेंज हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ऐसे सिमिलरली चेंज। अब चेंज किसी के रेस्पेक्ट में होगा तो हम लोग उस तरह से लिखते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हम लोग इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देखेंगे चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। फिर से अगर हम लोग देखें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन वाई, वाई में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज WRT मैं लिखा हूँ, और WRT मैं इसके लिए एब्रीविएशन फॉर विथ रेस्पेक्ट टू, तो विथ रेस्पेक्ट टू के लिए मैं WRT लिखूंगा, और चेंज इसको हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोल सकते हैं चेंज इन वी, वी में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टी। अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो भी चीज़ लिखूंगा, जैसे डेल्टा u अपॉन डेल्टा x अगर मैं लिखता हूँ तो यह हो गया चेंज इन u विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा, जैसे फिर से अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा t अपॉन डेल्टा l, तो ये भी हमारा होगा चेंज इन t विथ रेस्पेक्ट टू l। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यानी हम लोग को क्या करना है कि इसमें कितना चेंज आया, जैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब वाई में कितना चेंज आया जब एक्स में चेंज कर रहे हैं, यानी एक्स को चेंज करेंगे तो वाई में कितना चेंज आएगा। यहाँ समय चेंज होगा तो डिस्टेंस कैसे चेंज होगा, मतलब समय के साथ डिस्टेंस में परिवर्तन, समय के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन, जो भी पोटेंशियल है जो भी रहे, यू में परिवर्तन, और लेंथ के साथ टी में परिवर्तन। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। याद रहे, मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर कोई परिवर्तन या कोई चेंजेज अगर समय के साथ रहता है तो उसको हम लोग रेट बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। यहाँ रेट इसलिए लगाएं कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ये भी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वी। ये सब समय के साथ नहीं हो रहा है, जो जो समय के साथ होगा उसी को के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। तो सिंपली अगर समय, अगर हम लोग मैथ्स में जाते हैं तो मैथ्स में टी का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है रेट, है ना, सॉरी रेट का अगर हम लोग बात करें मैथ्स में अगर हम लोग रेट का बात करते हैं तो मैथ्स में रेट आता है मतलब मनी, पैसा। अगर लेकिन हम लोग फिजिक्स में रेट का बात करेंगे तो समय, शायद इसीलिए बोलते हैं टाइम इज मनी, है ना। तो टाइम फिजिक्स में रहेगा और मैथ्स में पैसा रहेगा, उसको हम लोग रेट बोलते हैं। तो रेट जहाँ पे भी हो उसका मतलब है समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, टाइम के साथ चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज है वो सब विजिबल चेंज है, ये सब चेंज है जो दिखाई देगा, हम लोग को कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, फिर कुछ चेंजेस आएंगे जो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कि डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसिएशन। ओके,
तो हम लोग अभी देखे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ y2 माइनस y1 चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x2 माइनस x1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ कि x में बहुत छोटा सा चेंजेज अगर आता है, x में बहुत छोटा सा चेंज आता है, यानी कि मैं लिमिट लगा देता हूँ, और वो लिमिट क्या है कि डेल्टा x जो है वो टेंस टू 0 है। इसको रीड कैसे करेंगे याद रहे, नोट में यहाँ पे याद रहना चाहिए कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको पढ़ेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका कहने का मतलब है डेल्टा x जो है वो 0 के आसपास है, मतलब लगभग 0 होने वाला है ना। तो 0 के आसपास यानी डेल्टा x में जब चेंज होना चाहिए वो बहुत कम हो, यानी x में बहुत कम चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज अगर हमारे पास आता है x में, तो y में कितना चेंज आता है वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यही है y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, जहां लिमिट है कि x जो है वो बहुत छोटा सा चेंज है, और इसी को हम लोग लिखते हैं। सो जैसे हम लोग अभी देखा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अगर लिखते हैं, डेल्टा y कहने का मतलब y2 माइनस y1, डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1। तो मैं बताया कि ये ऐसे चेंज है जो क्या होगा विजिबल होगा, है ना। दिस चेंजेज आर विजिबल, मतलब कि कहीं ना कहीं शो होगा, उस चेंज के कारण कहीं इफेक्ट हम लोग को डायरेक्ट दिखेगा, है ना। तो ये सब हमारा चेंजेज होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चेंजेज को बहुत छोटा करते हैं। कैसे छोटा चेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि यही वाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिया, मतलब y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मतलब y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, लेकिन लिमिट में लगा दिया डेल्टा x टेंस टू 0। यहाँ डेल्टा x टेंस टू 0 कहने का मतलब है इसको पढ़ेंगे डेल्टा x टेंस टू 0, इसका मतलब डेल्टा x में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है, मतलब 0 के आसपास चेंज आए हैं। तो वही 0 के आसपास जो चेंज आए हैं डेल्टा x में, तो डेल्टा x में बहुत छोटा सा चेंज किए तो y में कितना चेंज आया है, उसी को हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx। यानी कहीं पे भी dy अपॉन dx लिखेगा तो हम लोग क्या उसको समझेंगे, इसको सुनेंगे चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x। जब x में बहुत थोड़ा सा चेंज किए, बहुत थोड़ा सा चेंज अगर x में किए तो y में कितना चेंज आ रहा है वही हम लोग को बताता है। यानी कि y में भी बहुत थोड़ा सा ही चेंज आएगा, इतना थोड़ा सा चेंज, इतना छोटा चेंज कि हम लोग को विजिबल ना हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। अगर हम लोग इसको और आगे अगर बढ़ाते हैं तो इसको हम लोग को लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी डिफरेंशिएशन यही होता है dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है dv अपॉन dt, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं चेंज इन v विद दैट v मतलब वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन t, मतलब टाइम में बहुत थोड़ा सा चेंज किया, माइन्यूट चेंज किया, एक पॉइंट पे चेंज किए, एक पॉइंट पे चेंज मतलब नेग्लेजिबल चेंज मतलब उसको गणना नहीं कर सकते, तो उतने छोटे चेंज में समय को उतना छोटा चेंज किए तो v में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वो हमारा यहाँ पे बताया गया। यानी डिफरेंशिएशन चेंज ही बताता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा चेंज बताता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, ऐसे लिख सकते हैं। इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग dv अपॉन dt, यानी टाइम के साथ अगर कोई चेंजेज आता है फिजिक्स में उसको हम लोग बोलते हैं रेट। अगर टाइम के साथ कोई चेंज आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं रेट, तो इसको हम लोग टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ v, चेंज ऑफ v मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी को चेंज होने का रेट क्या है वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dy अपॉन dt, इसका कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, तो वही लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t
टाइम के साथ y में कितना चेंज आया है, बहुत छोटा सा चेंज का बात हो रहा है। टाइम के साथ चेंज जहाँ भी रहेंगे वहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y लिखा रहेगा। सिमिलरली ds/dt लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ s भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे dv/dx लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको रेट के फॉर्म में अगर लिखना रहे तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ v, रेट ऑफ चेंज इन v विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में v में कितना चेंज आया है वो। तो यहाँ पे भी रेट लगा है लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू लगेगा, लेकिन टाइम में विथ रेस्पेक्ट टू नहीं लगा है। जहाँ जहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेज आ रहा है वहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। सो dt/dx डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि डिफरेंशिएशन तो हम लोग सीख गए, पढ़ते कैसे हैं या होता क्या है, एक्चुअली में चेंज होता है बहुत छोटा सा चेंज। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन फिजिक्स में जनरली यही पढ़ना है क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करने रहेंगे या बहुत सारे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने रहेंगे। वो डिफरेंशिएशन हम लोग इसी मैथ का यूज करके करेंगे और उसके लिए कुछ रूल होता है, डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ रूल होता है और कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ये रूल्स एंड फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे फिजिक्स में यूज आ सके। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में यूज आ सके, अलग से हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने वाले मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में क्लास 12th में डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ना है, पूरे वहाँ पे लगभग 40% से 40 से 45% सिलेबस वहाँ मैथ क्लास 12th में डिफरेंशिएशन ही कैलकुलस ही है। सो कैलकुलस में वहाँ एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, ये सारा चीज़ पढ़ना है। लेकिन हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है कि किसी फंक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, किस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, वही चीज़ हम लोग अब जानेंगे। तो इसके लिए बहुत रूल्स होता है, तो हम लोग रूल्स वाइज देखेंगे कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन में क्या रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को या फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें जानना रूल बहुत ज़रूरी है। तो पहले पूरा रूल सीख लेंगे तब मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से डिफरेंशिएट करने पे हमारा आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है रूल नंबर 1। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। तो डिफरेंशिएशन में पहला रूल जो आता है वो हमारा रहता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सब इससे पहले हम लोग रूल पढ़ने से पहले मान लेते हैं लेट u एंड v आर, है ना, आर फंक्शन ऑफ x। x का कोई फंक्शन ले लिए हैं, मतलब x का फंक्शन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। u का वैल्यू क्या हो सकता है, u का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे u का वैल्यू हमारा यहाँ पे हो सकता है 2x² + 3x + 5, v का वैल्यू मान लो sin x हो गया, यानी किसी x आना चाहिए। इसमें एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे u और v फंक्शन ऑफ x है। तब हम लोग रूल देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। y लेट y = हमारे पास u ± v दिए, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसके 2 टर्म है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके कितने 1 और 2 टर्म है। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx का वैल्यू निकालना है ना, dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालने चले गए, जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए u ± v और एक बार dx, u ± v और हमारे पास क्या हो गया dx। तो ध्यान रहे u और +v। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि टर्म जितने रहेंगे उतने टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, u अलग टर्म है तो u को अलग करेंगे x के ही रेस्पेक्ट में। यहाँ अगर प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस देंगे, फिर आएगा हमारा v। सो v को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो हमारा ये अलग अलग जितने टर्म रहेंगे उतने टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करना है। तो बोलेंगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया इसका मतलब हमको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। सो देखिए हम लोग एग्जाम्पल कैसा
एक एग्जाम्पल देखेंगे तो कम समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है y इक्वल टू, है ना, 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब हम लोग को निकालना है डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब जहाँ जहाँ y है और y के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे ये वैल्यू 2x² माइनस 3x प्लस 5 और ये हमारा dx। याद रहे यहाँ पे जब हम लोग देखे थे कि 2 टर्म है और यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म है। यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे 3 टर्म है, यानी 2 अलग अलग टर्म में लिखे थे, यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म में लिखेंगे और तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो पहला टर्म है 2x² x के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस में देता हूँ, माइनस का साइन है तो माइनस, जो साइन रहेगा वो देना है। फिर दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x को x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस का साइन है तो प्लस देते हैं, और तीसरा टर्म है हमारा 5, तो 5 को हम लोग x के रेस्पेक्ट में, यानी 3 टर्म है तो तीनों को अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वही हमारा रूल कहलाता है। जैसे यहाँ 2 टर्म थे, दोनों को अलग अलग कर दिए, यहाँ 3 टर्म है, तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना है ना। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट रूल, ये पहला रूल होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रूल, रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 का कहना है कि अगर हमारे पास, रूल नंबर 2 कहना है कि y इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है n इंटू u, बोलेंगे क्या है ये, तो n हमारा कहीं से भी एक कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का किसी भी तरह के कांस्टेंट हो सकता है, आर्बिट्री कांस्टेंट रहे या नॉर्मल कांस्टेंट जो नंबर हो, रियल नंबर, या कोई भी तरह का अगर कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट में चेंज नहीं आता है। तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट मीन्स dy अपॉन dx लिखते हैं, यानी y के जगह पे अगर nu रखते हैं, तो हमारा रूल क्या कहता है दूसरा कि कांस्टेंट में तो कोई चेंज आता नहीं है, इसीलिए इसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल देना है, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा, हमारे पास आएगा n और बचेगा du अपॉन dx। ये हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि जो भी कांस्टेंट रहेंगे अगर मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेंगे उसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर देना है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो, k फॉर कांस्टेंट, तो मैं बताया किसी भी तरह का कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट में परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता है। कांस्टेंट में चेंजेज होते ही नहीं है, कुछ भी कर लो कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा। तो चेंज नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं dy अपॉन dx और y के जगह पे है dk, यानी कांस्टेंट अपॉन dx। यानी मैं बोल रहा हूँ कि x में जब चेंज किए तो इस कांस्टेंट में कितना चेंज आया, इसका मतलब यही होता है dy अपॉन dx का मतलब x में चेंज किए तो y में कितना चेंज आया, तो y तो कांस्टेंट है, तो यहाँ x में चेंज किए तो k में कितना चेंज आया, कांस्टेंट में कितना चेंज आया। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई कांस्टेंट में तो चेंज होता नहीं है, तो कांस्टेंट में चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं केवल कांस्टेंट होना चाहिए, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। उस केस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल इसके थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे आया, हम लोग अगर देख तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि d2x² अपॉन dx माइनस d3x अपॉन dx और प्लस d5dx। ये वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ये हमारा आया है। अब इसको हम लोग आगे रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को दोनों को अप्लाई करके देखते हैं। तो पहला है हमारा रूल नंबर 2 में क्या बोलता है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2x² है, यानी x² के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 2, यानी यहाँ पे 2 को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन को बाहर कर देंगे। तो हमारे पास आया डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ माइनस साइन है, प्लस साइन रहेगा प्लस, माइनस साइन रहेगा तो माइनस लगा दिए। यहाँ पे वेरिएबल 3 है, x है और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 3,
तो 3 को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा dx अपॉन dx। और ये देख रहे हैं हम लोग रूल नंबर अगर 3 का यूज करते हैं तो ये देखते हैं 5 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन रूल नंबर 3 में करता है कि कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो भाई 0 होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो हम लोग 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देखें रूल नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल नंबर 1, 2, 3 एंड रूल नंबर 4। और रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएंगे कि कैसे बनेगा, है ना। सिंपल से क्वेश्चंस याद रहे। dy अपॉन dx को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, है ना। तो कहीं पे भी y डैश लिखा रहे एक तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, dy अपॉन dx निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है। तो रूल नंबर 4 अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है। तो देखिए हमारा कोई फंक्शन दिया रहे y इक्वल टू x टू दी पावर n, याद रहे x टू दी पावर n, x टू दी पावर n अगर है, अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाए, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x निकालने के लिए बोला जाए। और जहाँ पे यहाँ y है उसके जगह पे हम लोगों को क्या रखना है, x रखना, y का वैल्यू पुट करना है। तो y हमारा है x टू दी पावर n। तो याद रहे x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, पावर को सामने लाते हैं, पावर कितना है n को सामने लाएंगे और x का पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। पावर को सामने लाएंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे हम लोग को क्लियर होगा कि कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएट x का पावर 3, x के रेस्पेक्ट में x के पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। x के पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर कितना है 3, तो यहाँ पावर n है, n को सामने लाएं, n में से 1 माइनस किए, तो यहाँ पे पावर 3 है, 3 को सामने लाएं और x का पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। देखो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन निकला। फिर से देखेंगे, अगर पावर n है तो n को सामने लाएंगे और n में से 1 माइनस कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला डिराइव होता है क्लास 12th में, डेरिवेटिव्स में पढ़ना है डिफ्रेंशिएशन में कि कैसे हम लोग डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला। फिर से देखेंगे और जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे, धीरे धीरे मैं बताते जा रहा हूँ, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 dx, तो फिर से क्या करेंगे, पावर जितना है पावर को सामने लाना है, पावर में से 1 माइनस करना है। पावर कितना है 5 में से 1 माइनस करेंगे, है ना, 5 को सामने लाएंगे और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 5x का पावर 4 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली हम लोग इधर भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² dx, तो 1/x² है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कि x² है, जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाता है, और ये dx। तो हम लोग रूल क्या पढ़े, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, जो भी पावर है उसको सामने लाना है और पावर में से 1 माइनस कर देना है, यही फॉर्मूला हमारे पास है। 1/x² है, जब x² ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो पावर माइनस में लिख दिए। अब पावर माइनस है तो -2 को सामने लाएंगे और -2 में 1 माइनस कर देंगे। n है तो n को सामने लाएंगे, n में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये -2 है, -2 को सामने लाएं, x का पावर -2 में से 1 माइनस किए, तो हमारे पास है -2 x का पावर -3। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं -2 अपॉन x का पावर 3, ये हमारा आ गया। फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x, बोलेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखा, तो बोला कोई बात नहीं, हम लोग देखें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x, x को हम √x को लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और ये हमारा dx। बस √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 और बचा जो लिखना है वो लिख दिए। अब पावर को फिर से हम लोग रूल क्या बोलता है, पावर n है तो n को सामने लाना है और पावर में n-1 कर देना है। तो सिमिलरली पावर यहाँ 1/2 है तो 1/2 को सामने लाएंगे और 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/2 x और पावर -1/2, -1/2 पावर माइनस रहता है तो नीचे चला जाता है, तो नीचे चला जाएगा पावर 1/2, माइनस पावर है तो नीचे चला गया 1/2, और x का पावर 1/2 को √x लिखते हैं तो 1/2 √x हमारा ये आया।
तो इस तरह से हम लोग रूल 4 का यूज हम लोग करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस रूल 4 का हम लोग देख लेते हैं। और तो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, या ध्यान रहे। तो हम लोग सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे। एक्स रूट एक्स को x इंटू एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं dx। इसको अब और आगे देखते हैं, x बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो बेस सेम है तो पावर को क्या कर दिए, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हम लोग ऐड कर दिए, आ गया। ऐड करने पे हमारे पास आया डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3/2, यहाँ पे 3/2 अपॉन dx। फिर से देखते हैं, अब हमारे पास ये आ गया x का पावर n के फॉर्म में। अब x का पावर, ये हमारा वैल्यू आया x का पावर n के फॉर्म में। अब जब पावर x के पावर फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर से मैं यहाँ फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला होता है x का पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है x के रेस्पेक्ट में, तो n को सामने लाते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। यही हमारा फॉर्मूला है। सिमिलरली जब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसी को, तो हमारे पास पावर है 3/2 को सामने लाएंगे और x में से 3/2 को में से 1 माइनस कर देंगे। सो हमारा 3/2 x, और जब 3/2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 2, यानी कि 1/2। 3/2 माइनस 1, 1/2। इसको 2 पर एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 1 आएगा, डिवाइड बाई 2। देख लेंगे यहाँ पे 3/2 माइनस 1 करते हैं तो 2 एलसीएम लेते हैं तो 3 रहेगा, यहाँ पे -2 एलसीएम लेके 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 1 1, 1/2। सो वहीं हमारा 1/2 को रूट x लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया इतना, रूट x, 3/2 रूट x। तो ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर से हम लोग कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ हमारे पास दिया रहेगा t का पावर 5 डिवाइडेड बाई रूट t, और इसको हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं d पावर है 5 और नीचे पावर कितना है, नीचे है रूट का मतलब 1/2 और हमारे पास dt, ये आ गया। फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर से देखेंगे तो t नीचे दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस या माइनस होता है। डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, पावर 5 है और ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, -1/2 और नीचे dt। फिर से हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 - 2, तो 5 2 = 10, 10 - 1/2 डिवाइड dt। इसको हम लोग आगे देखें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ t⁻⁹ 9/2 आया इंटू dt। ये इसी फॉर्म में आ गया, x का पावर n/dt। यहाँ x था और यहाँ पे x के जगह पे वेरिएबल क्या है, टाइम है। तो फिर से हम लोग देखते हैं, पावर को सामने लाना है, पावर है 9/2, सामने लाएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, 9 2 - 1। तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आ गया पावर 9/2 और पावर में 9/2 - 1 करते हैं तो 9 - 2/2, यानी कि 9/2 t का पावर 7/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आगे और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक ऐसे क्वेश्चन जो कि चारों रूल कंबाइन करके हो, चारों रूल कंबाइन करके एक साथ हम लोग को बनाना हो। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर से जो कॉम्बिनेशन हो, चारों रूल जिसमें कंबाइन हो जाए। जैसे हमारे पास y दिया हुआ है, y = हमारे पास है 5x⁴ - 3x² + 7, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट करना है। फाइंड dy/dx, तो dy/dx जहाँ पे y है, y के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, वो 5⁴ - 3x² + 7 dx। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 बोलता है जितने टर्म है उतने टर्म में स्प्लिट कर देना है। तो देयर आर 3 टर्म्स, सो इट इज स्प्लिटेड इनटू 3 टर्म्स। एंड कैसे स्प्लिट होगा वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। d, जैसे पहला टर्म को हम लोग अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, x⁴ dx, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। दूसरा टर्म है
3x² तो 3x² अपॉन dx, और तीसरा टर्म हमारे पास है 7 अपॉन dx। तो ये आ गया हमारा 3 टर्म, और तीनों टर्म को हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब आगे क्या करता है हमारा बोलता है कॉन्सेप्ट कि हम लोग को जो कांस्टेंट है, दूसरा रूल कांस्टेंट है वो मल्टीपल से बाहर निकालना है, यानी कि वेरिएबल के मल्टीपल से बाहर निकालना है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकालना है। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है कांस्टेंट इक्वल टू का साइन, इसमें कांस्टेंट 5 है, तो 5 को हम लोग बाहर निकाले, बचेगा डिफरेंशिएशन के अंदर में x² का पावर 4 dx। यहाँ माइनस है, कांस्टेंट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 को बाहर निकाले हैं, अंदर में बचेगा dx² अपॉन dx। और फिर यहाँ पे ये है हमारा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हमारा हो गया 0। याद रहेगा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमारे पास 0 आया। तो अब इतना बचा। अब हमारा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 यहाँ पे लग गया। रूल नंबर 4 क्या कहता है, x का पावर n रहेगा, तो कैसे करते हैं, पावर को सामने लाते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 पहले से है, और इसमें से पावर कितना है 4, तो 4 को सामने लाएंगे और 4 में से एक माइनस करेंगे, ये डिफरेंशिएशन हो गया। माइनस 3 पहले से है, पावर कितना है 2, तो 2 को सामने लाएं और 2 में से एक, पावर में 2 था तो 2 में से एक माइनस कर दिए, 0 तो हट गया। यहाँ पे आ गया 20 और x का पावर 3, और यहाँ पे आएगा 6 x का पावर 2 - 1 1, तो हमारे पास आ गया 20x³ - 6x। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन आया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन एक और देखते हैं यहाँ पे, कि क्वेश्चन है y = है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 3 अपॉन x प्लस x² अपॉन 7 प्लस 2x अपॉन 3, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है। देखने में बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन है नहीं जटिल, हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक बनेगा। तो हम लोग को निकालना है dy अपॉन dx। तो अब मैं फिर से लिखता हूँ, dy अपॉन dx निकालना है। जहाँ जहाँ y है उसके जगह पे ये टर्म लिख देंगे, 3 अपॉन x प्लस x² अपॉन 7 प्लस 2x अपॉन 3, वो हम लोग लिख लिए। अब ये 3 टर्म है, 3 टर्म में है, 3 इसके पद है, तो तीनों को हम लोग अलग अलग करेंगे। सॉरी यहाँ पर dx छूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग लिखेंगे। तो अलग अलग लिखने पे हमारे पास ये आ रहा है d, ये लिखेंगे 3 अपॉन x dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² अपॉन 7 dx, और ये हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2/3x dx। फिर ये इसमें बोलता है कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो इसके कांस्टेंट टर्म है 3, तो 3 को जब बाहर निकालें तो यहाँ पे बच जाएगा 1/x। देखो 3 को बाहर निकाल, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/x हो जाएगा, तो 3 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1/x, तो 1/x dx। यहाँ पे अगर देखो तो 1/7 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो बचेगा x² अपॉन dx। बोलेंगे सर 1/7 कैसे, तो देखो यहाँ पे 1/7 में x² मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² और नीचे में 7, तो वही है x² अपॉन 7। इसमें जब 7 को बाहर निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, 1/7, तो इसलिए यहाँ से 1/7 बाहर निकाल दिए, तो बच जाएगा क्या, x², तो यहाँ पे x² बच गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कांस्टेंट है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए, और यहाँ पे कांस्टेंट 2/3, तो 2/3 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा अंदर dx अपॉन dx। ये हमारा आया। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये 3 है, ये पावर नीचे है, तो नीचे ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा dx। यहाँ पे 1/7 प्लस का साइन है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 2 है, n के जगह पे यहाँ पे 2 है dx, और प्लस 2/3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखते, अब फिर से हम लोग देखते हैं कि पावर जो होता है उसको सामने लाते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर -1 है तो -1 को सामने लाएंगे और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो x का पावर -1 है, एक और माइनस कर देंगे। फिर प्लस 1/7 पहले से है, यहाँ पे पावर कितना है 2, तो 2 को सामने लाएंगे और 2 में से एक माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं पहले से 2/3 है, और dx क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये होके 1 हो जाएगा, dx डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास 2/3।
जब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो -3, ये हमारे देखें तो x का पावर -2 आया, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 का 2/7 आ गया, और x का पावर 2 - 1 x 1 होता है तो 1 पावर लिखते नहीं तो 2x आ जाएगा, और प्लस कितना आ गया 2/3। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर होगा, है ना। तो जब चारों रूल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद फिर नया रूल पढ़ेंगे कि नए रूल से फिर कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं।